ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटर। गाइस, अभी रात के 3:30 बज रहे हैं। ओके, और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए अगर कोई टीचर्स 3-3:30 बजे रात में अगर आपके लिए कोई वीडियो शूटिंग कर रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत फ़ायदे वाली चीज़ होने वाली है। बिकॉज आज की क्लास जो है वो 12th बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जेई एडवांस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जेई मेंस में 1 ईयर गैप कर एक क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बेसिकली लेंस मेकर फार्मूला के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और लेंस मेकर फार्मूला 12th बोर्ड में प्रूफ के तौर पे पूछा जाता है और जेई मेंस में उस पर फोकल लेंथ का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरीके से जेई एडवांस में भी इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और अगर जेई मेंस और जेई एडवांस से पूछा जाता है तो नीट में भी अप्रॉक्स पूछा जाता ही है, 100% गारंटेड है। ओके, तो आज की क्लास बेसिकली आपके पास जो होने वाला है, जो बहुत सिंपल सा क्लास होगा, ना कोई इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम, ना कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल आने वाला है, सिर्फ थ्योरी क्लास आज का होगा बेसिकली। और लास्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल टाइप का पढ़ेंगे जो डैट विल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ जेई मेंस स्टूडेंट, जेई एडवांस स्टूडेंट एंड फॉर नीट स्टूडेंट। ओके, तो लिस्ट स्टार्ट क्लास टुडे। चलो, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के बारे में, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं थिन लेंसेज के बारे में। ओके, चलो, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? थिन लेंस। हेडिंग डाल देना, थिन लेंस। नोट कॉपी बहुत शानदार बनाना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। नोट कॉपी आप जितना सुंदर बनाएंगे आपको उतना अच्छा पढ़ने में लगेगा, ठीक है। क्योंकि नोट कॉपी एक बार का यूज नहीं है। कोई बच्चा मान लो टारगेट कर रहा है, उसके लिए भी ज़रूरी है ना। तो अगर सिंपल से एक एग्जांपल समझो कि अगर आपके पास कोई अच्छा कपड़ा है तो उसको आप बार बार पहनना पसंद करेंगे, लेकिन कोई अगर ख़राब कपड़ा तो उसको आप नहीं बार बार पहनेंगे, है ना। तो अच्छे कपड़े को कोई बार बार पहनना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उसको अच्छा लगता है। तो सिमिलरली अगर आप अच्छे ढंग से नोट्स बनाएंगे तो उसको पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। ओके, वाह, चलो शुरू करते हैं हम लोग। थिन लेंसेस। थिन लेंसेस होता है, पहले लेंस फॉर्म कैसे होता है समझो पहले। बेसिकली जो अभी तक हम लोग पढ़े थे एक स्फेरिकल, समझे, स्फेरिकल कर्व हम लोग पढ़े थे, है ना। तो बेसिकली लेंस जो होता है, एक ग्लास स्फेयर अगर है, ओके, एक ग्लास स्फेयर है तो उसको कट कर मान लो इस पार्ट को और इस पार्ट को कट कर हम लोग मिलाएंगे, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल ग्लास, कॉम्बिनेशन ऑफ टू, नॉट ये नहीं एग्जैक्ट डेफिनेशन, ये ज़्यादा अच्छा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास, है ना, कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास। तो थिन लेंसेज को हम लोग डिफिनेशन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? थिन लेंसेज इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्फेयर, ग्लास स्फेयर। ओके, तो थिन लेंसेज को अगर आपसे डिफिनेशन पूछा जाए, थिन लेंस अगर आपको डिफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ सॉलिड स्फेरिकल ग्लास, ओके, हैविंग very small radius of curvature। ओके, रेडियस ऑफ, देखो ये कोई भी यहाँ पे बुकिश डिफिनेशन में नहीं लिखवा रहा हूँ, है ना, ये खुद का डिफिनेशन है कि देखो बेसिकली लेंस क्या होता है, एक कर्व पार्ट और दूसरे कर्व पार्ट दोनों ज्वाइन है। एक कर्व पार्ट मान लो कि इस तरीक़ा से है, एक कर्व पार्ट इस तरीक़ा से है, दूसरा कर्व भी मान लो इस तरीक़ा से है। तो दो कर्व पार्ट को अगर हम लोग कंबाइन कर रहे हैं तो जो बन रहा है उसको बोलते हैं लेंस। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ सॉलिड स्फेरिकल ग्लास, देखो दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ
सॉलिड स्फेरिकल ग्लास, और एक और पार्ट ले आएंगे सॉलिड स्फेरिकल ग्लास को और उसको कंबाइन करवा देंगे तो लेंस बनेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ सॉलिड स्फेरिकल ग्लास हैविंग वेरी स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, मतलब जो ये किसी स्फेयर का जो पार्ट है, ये जो किसी स्फेयर का जो पार्ट है, ये स्फेरिकल पार्ट जो है उसका जो रेडियस होना चाहिए, रेडियस जो होना चाहिए आर, दैट शुड बी वेरी स्मॉल। ओके, समझ में आया? तो जो रेडियस होना चाहिए जो हम लोग लेंस बना रहे हैं उसमें जो दो स्फेरिकल पार्ट हम लोग कंबाइन कर रहे हैं उसका जो रेडियस होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे थिन लेंस। ओके, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ थिन लेंसेस। ओके, टाइप्स ऑफ थिन लेंसेस। चलो जी, देखो टाइप्स ऑफ थिन लेंसेस, हेडिंग डालेंगे आप लोग क्या, टाइप्स ऑफ लेंस। थिन लेंस और या लेंस हम लोग लिख सकते हैं ना, थिन लेंस या लेंस हम लोग लिख सकते हैं। चलो भाई, इसको पार्ट बाय पार्ट कर दो। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट हम लोग करते हैं। देखो पहले हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किए, चलो एक पार्ट और हम लोग कर लेते हैं, पहले दो पार्ट में करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग देखो दो, सब लोग जो टीचर पढ़ाएगा तो यहाँ पे दो पार्ट में नहीं बताएगा, प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, बहुत सारे बताएंगे। मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, एक लेंस ऐसा मैं बना रहा हूँ, एक लेंस ऐसा मैं बना रहा हूँ, समझना पहले बात को समझना। एक लेंस ऐसा मैं बना रहा हूँ, वो लेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक लेंस मैं ऐसा बना रहा हूँ जिसका मिडिल पार्ट जो है, देखो ये इंड पॉइंट्स है ना, तो इसका मिडिल पॉइंट जो देखो, ये मिडिल पॉइंट्स ऐसे देख लो, ये मिडिल पॉइंट जो है मतलब मिडिल पार्ट जो है वो देखो थिक है, क्या है, थिक है। ओके, और एक लेंस जो मैं बना रहा हूँ, उसका अगर मिडिल पार्ट को देखा जाए, तो क्या है, थीन है। अगर यहाँ पे मिडिल पार्ट को देखा जाए तो ठीक है, और यहाँ पे मिडिल पार्ट कैसा है, थीन है। ठीक है, टाइप ऑफ लेंसेस में दो ही पार्ट में बनाया हूँ अभी। एक में देखो कि मिडिल पार्ट थिक है, दूसरे में मिडिल पार्ट थिन है। तो अब समझना, जिस भी लेंस का मिडिल पार्ट थिक होगा, उसको बोलेंगे कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और जिस भी लेंस का मिडिल पार्ट थिन होगा उसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस। सुबह का टाइम है, सुबह 4 बजने वाला है, तो हमारी पक्षियाँ चहचहा रही है और हम आपके सामने आपके लिए चहचहा रहे हैं। ओके, चलो, तो मैं क्या बोला कि लेंस का मिडिल पार्ट थिक है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस। अगर लेंस का मिडिल पार्ट थिन है तो इसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस। राइट, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। तो बोलेगा सर सब टीचर तो ऐसा ही बताते हैं, लेकिन मैं ये स्पेशली क्यों बताया हूँ अब समझ में आएगा। देखो बेटा, मैं अब ऐसा लेंस बनाता हूँ, जिसका एक सरफेस को मैं प्लेन रखता हूँ और दूसरे को मैं कर्व लगाता हूँ। देख रहे हो, एक ऐसा लेंस में बनाने की कोशिश किया हूँ जिसका एक पार्ट को मैं प्लेन रखा और दूसरे पार्ट को मैं क्या किया, कर्व लगाया। अब यहाँ पे देखो तो ये दोनों में से तो कोई नहीं है भाई, बट इसी से नाम देंगे हम। तो मैं क्या बोला था, अब ध्यान देना है, मैं क्या बोला था। अच्छा, और भी कॉम्बिनेशन होता, पहले मैं कॉम्बिनेशन लिख लेता हूँ, है ना, तब लिखेंगे नाम सबका। ये हुआ, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या
एक सरफेस को मैं प्लेन रखता हूँ और दूसरे को मैं इस तरीक़े से कर्व लेता हूँ। ये भी तो कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। हाँ सर, और भी हो सकता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है सर। देखिए कैसे हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है बताओ तो? ये है, ओके, एंड ये है, सॉरी, ठीक है, ये हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है सर। अच्छा, और भी हो सकता है क्या सर? हाँ जी, देखते हैं और क्या हो सकता है, देखते हैं और क्या हो सकता है। देखते हैं और क्या हो सकता है। सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा है ना फिगर, ये इसको बना लेते हैं फिर से। सर यहाँ पे देखिए कि 2 लेंस तो ये है, ओके, और 4 लेंस ये आ गया। अब सर नाम ये सब का कैसे देंगे? सो सिंपल सा समझना है। मैं क्या बोला था बेटा कि जिसका मिडिल पार्ट थिक होगा उसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस, जिसका मिडिल पार्ट थिन होगा उसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस। बट इसमें देखो प्लेन है, इसमें भी प्लेन है, और इसमें कुछ और है, उसमें कुछ और है। अब देखो किसका मिडिल पार्ट थिक है, इसका देखो तो अगर इस पे गौर किया जाए, इस पे गौर किया जाए तो इसका मिडिल पार्ट कैसा है? ठीक है, इन कंपेरिजन टू एक्सट्रीम पार्ट। एक्सट्रीम पार्ट इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे मिडिल पार्ट। देखो इसका मिडिल पार्ट इन कंपेरिजन टू एक्सट्रीम पार्ट ठीक है। कैसा है? ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, ठीक है नहीं, ठीक है, सी के भी होता है ना, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ठीक है। भोजपुरी में एक सॉन्ग है ठीक है, सुनना कभी जाके। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ठीक है, तो मिडिल पार्ट कैसा है? ठीक है। तो जब ठीक है तो मैं क्या बोला था? कॉन्वेक्स लेंस होगा। बट एक सरफेस जो इसका है वो प्लेन है, इसलिए इसका नाम क्या नाम दे देंगे बेटा बताओ? ठीक है, इसलिए कॉन्वेक्स होना चाहिए, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देख लेना, ये वाला है इसका नाम, ये दूसरे को मत समझ लेना। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन ये है इसलिए प्लेनो, और क्योंकि थिक है इसलिए कॉन्वेक्स लेंस। ओके, चलो अब इसमें देखो भाई, इसका इन कंपेरिजन टू एक्सट्रीम पार्ट, मिडिल पार्ट जो है वो थिन है। इन कंपेरिजन टू एक्सट्रीम पार्ट, मिडिल पार्ट इज थिनर देन एक्सट्रीम पार्ट। अगर ये थिनर है, कैसा है? थिनर, मतलब थीन है। क्या है? थीन है। और अगर थीन है तो बताओ बेटा, अगर थीन है तो बताओ बेटा इसका क्या नाम देना चाहिए हम लोग को? क्योंकि जब बताए हैं तो थीन रहेगा तो कॉनकेव होना चाहिए, और एक सरफेस कैसा है? प्लेन, तो इसका नाम दे देंगे हम लोग क्या? प्लेनो कॉनकेव। ओके, प्लेनो कॉनकेव लेंस लिख दो भाई, लेंस जाति का है तो लिख दो। ओके, अब बेटा इसमें आ जाओ, क्या लिखेंगे बता दो? क्या लिखेंगे? देखो भाई, इन कंपेरिजन टू एक्सट्रीम पार्ट, मिडिल पार्ट इज थिकर। अगर थिकर है तो कैसा होगा? कॉन्वेक्स। और ये वाला पार्ट कैसा है? ये वाला पार्ट कैसा है? कॉनकेव है। तो इसको लिखेंगे क्या? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसको कैसा नाम देंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। राइट, समझ में आया भाई? हाँ सर आया। अच्छा जी, अब ये बताइए सर क्या है? यहाँ पे अगर देखोगे बेटा तो देख रहे होगे कि इन कंपेरिजन टू एक्सट्रीम पार्ट, मिडिल पार्ट इज थिनर।
कैसा है, थीन है, तो नाम क्या होना चाहिए, कॉनकेव लेंस। लेकिन ये देखो कैसा है, ये देखो कैसा है, बताओ बताओ कैसा है, कॉनकेव है ना, तो कॉनकेवो कॉनकेव लेंस, कॉनकेवो कॉनकेव लेंस है ना। मिडिल पार्ट कैसा है, थिनर है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉनकेवो कॉनकेवो कॉनकेव लेंस, कॉनकेवो कॉनकेव लेंस, राइट। समझ में आया, ओके जी, है ना, कॉनकेवो कॉनकेव लेंस, ओके। चलो अब देखो, अब यहाँ पे ये देखो और तुम ये देखो, बोलेगा सर एक हम लोग बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव पढ़े हैं, ओके। अब उसका चीज़ अभी समझ में आने वाला है बेटा आपको, देखो कैसे समझ में आने वाला है। तो ये सरफेस अगर जो है, मतलब अगर मैं नाम दे दूँ, लो ये ए, ये बी, और दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी, ओके। अगर मैं ए सी बी, क्या है ये, एक कर्व है, अगर ए सी बी का रेडियस मान लो R1 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, ए डी बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, और इफ़ R1 इज इक्वल टू R2 है, इन दैट केस क्या बोलते हैं, इन दैट केस बाई कॉन्वेक्स, और बाई कॉन्वेक्स का ही एक और नाम दिया गया है, डैट इज कॉन्वेक्स ओनली, ओके। तो बाई कॉन्वेक्स सिमिलरली इसका, अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, अगर R1 R2 सेम है तो कॉनकेव या बाई कॉनकेव लेंस, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। दिस इज द टाइप ऑफ व्हाट, लेंसेस। अब बोलोगे बेटा ये चीज़ कि सर यहाँ पे तो भी, यहाँ भी तो दो सरफेस हैं, हाँ जी, ए बी, ये मान लो सी और ये मान लो डी। तो यहाँ पे जो ए सी बी है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा सर, R1 सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो बेटा जब मैं प्लेन मिरर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैं बताया था कि प्लेन मिरर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट। अब बेटा तुम मान लो कि ये बहुत बड़ा सा स्फेयर है, ओके, और इसका ये इतू सा पार्ट को हम लोगों ने कट कर लिया, या चलो मैं इधर से करता हूँ, मैं इतना सा पार्ट को कट कर लिया, ठीक है, कितना सा पार्ट को कट कर लिया, इतू सा पार्ट को कट कर लिया, ओके जी। चलो तो जो कट किया हुआ उसको हटा दूँ क्या, चलो हटा दिया, लो देखो तो एक प्लेन जैसा एक दिख रहा है, क्या प्लेन जैसा दिख रहा है ना। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो बहुत बड़ा था इस लेंथ की कंपैरिजन में, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि रेडियस जो प्लेन मिरर का होता है या प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है क्या, इनफाइनाइट। इट मीन्स यहाँ पे भी जो सरफेस होगा R1 इसका इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ओके। समझ में आ गया, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हर हमेशा इनफाइनाइट लेंगे, ओके। समझ में आया जी सर, समझ में आ गया। चलो अब मैं थोड़ा सा लेंस के बारे में, उसका कुछ कुछ पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे हम लोग मिरर में पढ़े थे, है ना। चलो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है भाई, बताओ बताओ बताओ। नहीं बताओगे क्या, नहीं बताओगे तो कैसे होगा, कमेंट करके बता देना, नहीं बताने का मन है तो, है ना। चलो देखो भाई, अब क्या है कि अगर कोई लेंस है, ओके, अगर कोई लेंस है भैया इस तरीका का, तो ये जो होता है, ये जो होता है इसको ओ बोलते हैं, एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ओके ओके जी। देखो भैया इसमें क्या होता है, क्योंकि ये एक अलग कर्व है, मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। तो अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है तो इसका सेंटर किधर होगा, इस साइड, लेट दिस बी C1।
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है तो इसका सेंटर किधर होगा, दिस इज C2। मतलब बाई कॉन्वेक्स में या बाई कॉनकेव में, इसी तरीके से कॉनकेव में भी होगा। तो बाई कॉन्वेक्टिव या बाई कॉन्वेक्स लेंस में या कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस में या प्लेनो कॉनकेव प्लेनो कॉन्वेक्स, ये सब सारे लेंसेस में दो दो सेंटर होंगे। तो जो दोनों सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन होगा, इसको बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस, अगर डिफिनेशन किसी को लिखना है तो लिख सकता है कि ऑप्टिकल एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर और द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्सिस। ऑफ हेयर जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो प्लेन मिरर में हम लोग बेसिकली क्या बोलते थे, पोल। प्लेन मिरर में हम लोग पोल से डिनोट करते थे, बट लेंस में हम लोग इसे ऑप्टिकल सेंटर से डिनोट करते हैं। राइट, समझ में आया होगा। चलो जी, इसी तरीका से जब ये जो बनाए हो तुम सेंटर, तो जब मिरर हम लोग पढ़ते थे तो एक होता था फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो बेटा यहाँ पे भी होगा प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसका बताए थे एक चीज़। क्या बताए थे सर, बताए थे ये कि जब कोई भी पैरेलल लाइन, जब कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट, जब कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट जो आएगा और आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ पे कट करेगा, जो कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ पे कट करेगा, दैट विल द प्रिंसिपल फोकस, दैट इज F1, दैट इज F1। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली अगर मान लो कि इधर से कोई रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल, अगर इधर से कोई रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिधर ये कट करेगा दैट इज F2, है ना। तो ये F1 आ गया और ये F2 आ गया। तो क्या इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें दो प्रिंसिपल फोकस होंगे। अगर रे ऑफ लाइट इधर से फॉल कराओगे तो इधर कहीं इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज F1। अगर रे ऑफ लाइट इधर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाओगे तो इधर कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज F2। इट मीन्स इन ए लेंस देयर विल बी टू प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस कहाँ क्या लिखोगे यहाँ पे, तो इसको लाइन में हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताओ, लिखेंगे प्रिंसिपल प्रधाना अध्यापक। वहाँ पे होता है ना, प्रिंसिपल मतलब प्रधाना अध्यापक, यहाँ पे मुख्य जिसको बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस इज बेसिकली द पॉइंट ऑन ऑप्टिकल एक्सिस, the point on optical axis where point on the principal axis where refracted ray intersect optical axis after where refracted ray intersect optical axis intersect optical axis. Okay, point on the optical axis where refracted ray intersect optical axis. ओके, नहीं थोड़ा सा इसको लैंग्वेज हम लोग ये लिख सकते हैं, वेयर रिफ्रैक्टेड रे, इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं प्रिंसिपल फोकस इज बेसिकली द पॉइंट ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। ओके, ये पहला पॉइंट है, पॉइंट ऑप्टिकल एक्सिस के। ओके, और क्या लिख सकते हैं कि व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या लिख सकते हो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कट्स ऑप्टिकल एक्सिस एट ए पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस।
तो लिख दिए प्रिंसिपल एक्सिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। ओके, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं ये कि when a ray of light parallel to principal axis when a ray of light parallel to principal axis incident, then after refraction through lens cuts the optical axis at a point and that point is प्रिंसिपल फोकस। देखो ये सब सारे चीज़ मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप जब भी सीबीएसई का एग्ज़ाम दो या कोई स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दो तो इस तरीके से लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। देखो बेसिकली प्रिंसिपल फोकस एक ही चीज़ है, बट इसको मैं 2 पॉइंट में करके लिख दिया हूँ ना कि प्रिंसिपल फोकस इज बेसिकली द पॉइंट ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। दूसरी चीज़, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट देन आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद वो ऑप्टिकल एक्सिस को कहीं पे कट करता है और जो वहाँ पे कट करता है उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। एक पॉइंट यहाँ पे और लिख सकता है क्या, देयर विल बी 2 प्रिंसिपल फोकस, देयर विल बी 2 प्रिंसिपल फोकस फॉर 1 लेंस। ओके, चलो तो ये 3 पॉइंट था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे ये ज़्यादा फाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये सेंटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखवाएं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो यहाँ पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर यहाँ पे आपको लिखने के लिए आ जाए तो सिंपल सी बात क्या लिखना, इट इज़ द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच द पार्ट ऑफ ए लेंस इज कट आउट। It is the center of that sphere from which the part of a sphere is part of the lens is cut out. Okay? इस लेंस का जो एक पार्ट है वो किसी स्फीयर से बना है, उस स्फीयर की सेंटर को ही हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें तो वहाँ पे भी ऐसे ही लिखना है, इट इज़ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच द पार्ट ऑफ लेंस इज कट आउट। बस, तो उसको ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, जो वहाँ पे मिरर में था और यहाँ पे जो है सारे सेम हैं। तो आपको अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल फोकस क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर क्या कहते हैं, राइट। चलो अब हम लोग लेंस मेकर फार्मूला के तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलो भाई डिराइव करते हैं आज हम लोग लेंस मेकर फार्मूला। हेडिंग डालो, हेडिंग डाला जाए लेंस मेकर फार्मूला, हेडिंग डाला जाए लेंस मेकर फार्मूला, हेडिंग डाला जाए लेंस मेकर फार्मूला। हेडिंग क्या डाला जाए भाई, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूलाज। ओके, चलो हेडिंग मैं मार्कर ये ले लेता हूँ, लेंस मेकर फार्मूला। This is very very important for whom? बताओ। This is very very important for, this derivation is very very important for class 12th student. This is basically asked in board. जहाँ पे मैं बोल दूँ कि ये बोर्ड के लिए है, वो बच्चे जो भी बोर्ड देंगे वो अपने यहाँ पे स्टार मार्कर लिख ले +12th। और जब भी 12th के एग्ज़ाम दे तो उसको, या फिर 12th के लिए जो नोट कॉपी बना रहे हो, 12th के लिए शॉर्ट नोट बना रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर नोट करें। जैसे मैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस बताया था, वहाँ पे भी बताया था, प्रिज्म बताया था, वहाँ पे भी बताया था,
है ना। जब मिरर फार्मूला बता रहा था तो वहाँ पे भी बताया था, मिरर में वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था वहाँ पे भी बताया था। तो जो भी जहाँ पे आता है मैं बोल देता हूँ, ओके। और ऐसे जब बोर्ड्स आएंगे तो क्रैश कोर्स हम हर एक टॉपिक के दो लेक्चर में हम कवर करेंगे, ओके। चलो आ जाओ, देखो भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, लेंस मेकर फार्मूला। तो चलो लेंस ले लेते हैं कोई। मैं क्या करता हूँ, एक लेंस लेता हूँ, और दुर्भाग्य इस लेंस का ये है, क्या है दुर्भाग्य बताओ। दुर्भाग्य इस लेंस का ये है कि ये जो पार्ट है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 है और ये पार्ट जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 है। मतलब ये कह दे रहा है कि दोनों जो है एक स्फीयर का नहीं है, दोनों अलग अलग। दोनों का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है तो दोनों अलग अलग स्फीयर का पार्ट है, ओके। सही बात है भाई। और बोल रखा है कि इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है सराउंडिंग का, और इधर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ1 या n1 भी लिख सकता है ना। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। और जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है डेट इज μ2, ओके। थोड़ा सा मैं अगर इसको थोड़ा नीचे लिख देता तो अच्छा रहता ना, μ1, ओके। चल अब देखो इमेज बनाते हैं भाई। दिस इज ऑप्टिकल एक्सिस, ये सेंटर से होकर गुजर रहा है, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ओके। और इंसिडेंट रे गई आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं पे इंटरसेक्ट किया। देखो एक्चुअल इंटरसेक्शन इस तरीक़ा से नहीं हो रहा होगा, और यहाँ पे इमेज बना रहा है। एक्चुअल में देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, है ना, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो मैं एक रफ स्केच बनाया हूँ कि मान लो कि इस तरीक़ा से इमेज बन रहा है, ओके। वास्तविक में अगर देखोगे बेटा, देखो मेरे को क्या ना कि जब कोई भी चीज़ मैं बताने लगता तो मुझे लगता है नहीं यहाँ पे बच्चा को शायद डाउट होगा कि शायद ऐसा रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा सर, रिफ्रैक्शन तो यहीं पे हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल बेटा आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। इसका रिफ्रैक्शन अगर देखोगे आप तो कुछ इस तरीक़ा से रहेगा कि मान लो यहाँ से रे ऑफ लाइट गया तो रे अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ रहेगा इस तरीक़ा से, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट इस तरीक़ा से इंटरसेक्ट करेगा, ओके। अब इसका सेंटर मान लो इधर कहीं है तो यहाँ से ये सेंटर रहेगा, तो अब ये इंटरसेक्ट करेगा, है ना। बट अंदर का पार्ट में तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग कोई रिफ्रैक्शन एरिया मैं इस तरीके से दिए। चलो ये नहीं तो थोड़ा सा अगर तुमको लग रहा है कि भैया ये कैसे यार, तो चलो मैं ये लिख दिया, कोई दिक्कत लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, ओ माय गॉड, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। तो इसको हम ये लिख दिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इससे बेटा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो म्यू दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस जो दिया है भी दिया हुआ है, ओके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया है और इमेज डिस्टेंस भी दिया हुआ है। और क्योंकि मैं बोल दिया हूँ कि ये लेंस थिन लेंस है, मतलब इस जो है बीच में थिक तो है, बट इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये मत करना कि सर इसके बीच का भी तो डिस्टेंस कुछ होगा, है ना। तो मैं पहले बता दूँ ये बहुत जूम करके बनाया हुआ है, इसीलिए तुमको ये चीज़ दिख रहा है। अगर नहीं जूम रहता तो तुमको ये चीज़ ऐसे नहीं दिखता, इस तरीके से दिखता, है ना। तो ये जूम करके बनाया हो इसलिए तुमको यहाँ पे लग रहा है ये तो इतना चौड़ा है। तो बेटा ये बेसिकली इतना चौड़ा है नहीं, ये बहुत जूम करके बनाया हुआ है, बेसिकली ये बहुत पतला है, ओके। इसलिए दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना डिफरेंस है कि इस u और v के कंपेरिजन में इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ओके। चलो मैं नाम दे देता हूँ बेटा, चलो इसको a, इसको b, इसको नाम रख देता हूँ c, इसको नाम रख देता हूँ d, ये नाम है o, ओके। तो लिखते हैं रिफ्रैक्शन। पहले जो रे ऑफ लाइट जा रही किस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन एट
सरफेस व्हाट, रिफ्रैक्शन एट सरफेस ए सी बी, किस पे हो रहा है, ए सी बी पे। अब फार्मूला यूज करेंगे भाई, तो लिखेंगे μ2/v1। अभी इमेज, इसका इमेज एक्चुअली ये नहीं, पहला रिफ्रैक्शन इससे हो रहा है, फाइनल इमेज का पोजीशन ये है, तो ध्यान देना, ये मत लिख देना, फाइनल इमेज का पोजीशन ये है, तो इससे जो इमेज बनेगा वो कहीं और बनेगा, है ना। तो μ2/v1 माइनस ऑफ μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, रिफ्रैक्शन एट सरफेस ए डी बी, रिफ्रैक्शन एट सरफेस ए डी बी। क्या लिखेंगे भाई बताओ, लिखेंगे μ1/v। अब देखो v क्यों लिखे, फाइनल इमेज v दे रखा है, μ1/v माइनस ऑफ μ2/v1। अब देखो यहाँ पे μ2 क्यों लिए, रे ऑफ लाइट जिसमें जाते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है इसमें जा रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 लिख देते, तो μ2/v μ1/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/what, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r2 हेयर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या r2 है। दिस इज इक्वेशन 2। ओके, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब इस दोनों को सॉल्व करना, तो लिखेंगे एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर दो बेटा, तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बताओ। ऐड करोगे तो देखो, ऐड करोगे तब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज प्लस एंड दिस वन इज माइनस, सो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग क्या फिर बेसिकली बाद में, μ1/v माइनस ऑफ μ1/u इज इक्वल टू, देखो यहाँ μ2 माइनस μ1 है, यहाँ पे μ1 माइनस μ2। अगर मैं μ2 माइनस μ1 अगर मैं कॉमन कर लूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। अब देखो सर कैसे लिख दिए, तो सोचना पड़ेगा। μ2 माइनस μ1 को क्या लिख देंगे, μ2 माइनस μ1 कॉमन, यहाँ पे μ1 माइनस μ2, यहाँ से माइनस अगर हम लोग कॉमन कर ले तो μ2 माइनस μ1 हो जाएगा, इसलिए माइनस आ गया। अब देखो यहाँ से μ1 अगर हम लोग कॉमन कर ले तो फाइनली बेटा हम लोग ये लिखेंगे कि 1/v माइनस 1/u माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ2/μ1, ओके, माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, अब देखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f पढ़ा होगा बचपन में, बचपन मतलब क्लास 10 में, यहाँ से लिख सकते हो 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज बेसिकली लेंस मेकर फार्मूला, दिस इज बेसिकली लेंस मेकर फार्मूला, है ना। दिस इज बेसिकली लेंस मेकर फार्मूला μ2/μ1। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू μ2/μ1, और यू कैन से म्यू ऑफ लेंस बाई म्यू ऑफ SOURROUNDING, दैट इज सराउंडिंग, म्यू ऑफ लेंस बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग, म्यू ऑफ लेंस जो होगा वो बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग। समझ में आ रहा है। तो μ2/μ1 को हम लोग म्यू रिलेटिव भी बोल सकते हैं। समझ में आया। तो बेटा फाइनली जो फार्मूला आपके पास बन गया उस पर हम लोग कंसंट्रेशन डालते हैं। कंसीडर बोला जा रहा है मेरे से, क्या करते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन डालते हैं उस पर हम लोग। चलो भाई ये समझ लेना, म्यू रिलेटिव का तो मतलब μ2/μ1, म्यू2 किसका है, म्यू लेंस का, और म्यू सराउंडिंग μ1 म्यू सराउंडिंग का, ये ध्यान दे देना। चलो जी इसको इरेज कर दें, है ना। चलो देखो भाई, अब तो फार्मूला अपने पास आ गया।
तो फार्मूला जब भी आ गया तो अपने पास दिस इज आया 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। ओके, ये फार्मूला बेटा जब भी यूज करना है तो ध्यान सिर्फ यही देखना है कि r1 r2 का वैल्यू सही से रखे विथ साइन। पुट द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2 विथ साइन और यूजिंग साइन कन्वेंशन, बस और कुछ भी नहीं है ना। चलो अब हम लोग इसी में कुछ अच्छे अच्छे पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इसी में कुछ अच्छे अच्छे पार्ट पढ़ते हैं। देखो क्या पार्ट पढ़ते हैं भाई, देखो क्या पार्ट पढ़ते हैं। फोकल लेंथ जो है दो फैक्टर का मल्टीपल है। फोकल लेंथ जो है 1/f दो फैक्टर का मल्टीपल है। वो फैक्टर क्या क्या है उस पर गौर करते हैं। एक फैक्टर तो ये है, फर्स्ट फैक्टर ये है कि फर्स्ट फैक्टर क्या है, दोनों जो फैक्टर हो क्या फैक्टर, एक है म्यू रिलेटिव -1 और क्या लिख सकते हैं μ2/μ1 -1। पहला फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है फैक्टर क्या है 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2, ये ओके। अब दोनों चीज़ें पे हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें पे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें, किसकी बात करें, फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट की अगर बात करें तो फैक्टर जो फर्स्ट है, फैक्टर जो फर्स्ट है डेट इज म्यू रिलेटिव -1, ये पॉजिटिव होगा। ये देखना, ये चीज़ ध्यान देना, दिस इज़ फॉर जेई, दिस इज़ फॉर जेई, तो इस पर ध्यान देना। फैक्टर म्यू रिलेटिव -1 पॉजिटिव होगा, कब होगा, अब देखो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगा, जब ये क्वांटिटी 1 से बड़ा होगा, क्योंकि -1 है। और ये 1 से कब होगा बड़ा, जब μ2 बड़ा होगा μ1 से। इट मीन्स दिस फैक्टर इज पॉजिटिव ओनली व्हेन, दिस फैक्टर इज पॉजिटिव व्हेन, बताओ, व्हेन μ2 इज ग्रेटर देन μ1, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। मतलब μ2 इज ग्रेटर देन μ1 का मतलब लेंस जो होना चाहिए डेंसर मीडियम होना चाहिए इन कंपेरिजन टू सराउंडिंग। तो इसको लिख सकते हो, लेंस शुड बी, या फिर मटेरियल ऑफ लेंस कह सकते हो, है ना, मटेरियल ऑफ लेंस, मटेरियल ऑफ लेंस शुड बी, मटेरियल ऑफ लेंस शुड बी ग्रेटर, मटेरियल ऑफ लेंस शुड बी ग्रेटर देन, या मटेरियल ऑफ लेंस शुड बी डेंसर देन व्हाट, सराउंडिंग, ओके। मटेरियल ऑफ लेंस शुड बी डेंसर देन सराउंडिंग, ओके। तो ये पॉजिटिव होगा। अब बताओ नेगेटिव कब होगा, अब बताओ नेगेटिव कब होगा, अब बताओ नेगेटिव कब होगा। मतलब नेगेटिव इसको होने के लिए फर्स्ट फैक्टर जो है नेगेटिव होने के लिए, मतलब फर्स्ट फैक्टर जो है तुम्हारा, इधर देखो, फैक्टर म्यू रिलेटिव -1 नेगेटिव कब होगा, इसका मतलब μ2 शुड बी लेस देन μ1, और μ2 शुड बी लेस देन μ1 का मतलब क्या होगा बेटा, बताओ, μ2 शुड बी लेस देन μ1 का मतलब यही तो हुआ ना कि सराउंडिंग जो है डेंसर है इन कंपेरिजन टू लेंस। SOURROUNDING ना, स्पेलिंग देख लेना, हाँ, सराउंडिंग इज डेंसर देन, मटेरियल ऑफ
लेंस। सराउंडिंग क्या होना चाहिए, डेंसर होना चाहिए लेंस का मटेरियल से, राइट। समझ में आया। तो ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई, ठीक है। अब फैक्टर 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, फैक्टर 2 की बात करते हैं। फैक्टर 2 की बात करते हैं। तो देखो लिखते हैं भाई, चलो ब्लैक पेन यूज करते हैं हम लोग। फैक्टर 2 की बात करते हैं, रेड पेन ही यूज करते हैं ना, क्योंकि रेड पेन यूज कर रहे थे। फैक्टर 2 की बात करते हैं। तो फैक्टर, कौन सा फैक्टर, ये फैक्टर 1/R1 - 1/R2। अगर इसको पॉजिटिव करना है, समझो, अगर इसको पॉजिटिव करना है, इसका मतलब क्या होगा। अगर इसको पॉजिटिव रखना है, इसका मतलब क्या होगा बताओ। इसका मतलब ये होगा, ये पॉजिटिव है, ये हो, ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, तो दोनों ऐड हो जाएगा, ओके। तो ये पॉजिटिव हो, मतलब फर्स्ट सरफेस पॉजिटिव होना चाहिए, फर्स्ट सरफेस पॉजिटिव होना चाहिए और सेकेंड सरफेस नेगेटिव होना चाहिए। फर्स्ट सरफेस पॉजिटिव होना चाहिए और ये नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, R1 को पॉजिटिव होना चाहिए और R2 को नेगेटिव होना चाहिए। ये कब होता है, कौन से केस में होता है, सो देखो, R1 को पॉजिटिव होना चाहिए, R2 को नेगेटिव होना चाहिए। ये कब होगा, तो देखो बेटा, जब कॉन्वेक्स लेंस लेंगे तो ये दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो रे ऑफ लाइट अगर इधर से जा रही है तो देखो, तो ये R1 तो पॉजिटिव है और R2 देखो नेगेटिव है, तो इसका ये वाला जो फैक्टर होगा पॉजिटिव आएगा। समझ में आया। R1 को पॉजिटिव होना चाहिए और R2 को निगेटिव होना चाहिए, ओके। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब अगर इस फैक्टर को नेगेटिव लेना है, फैक्टर, इस फैक्टर को अगर 1/R1 - 1/R2, अगर इस फैक्टर को नेगेटिव लेना है, अगर इस फैक्टर को नेगेटिव लेना है तो क्या होगा। तो नेगेटिव करना है, इसका मतलब क्या होगा, इसको तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा और इसको पॉजिटिव रहे, सॉरी इस ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव रहे, तो दोनों नेगेटिव हो गया। तो मतलब R1 को क्या होना चाहिए, R1 को नेगेटिव होना चाहिए और R2 को भी पॉजिटिव होना चाहिए। तब इस केस ये कब बनेगा, जब ये कॉनकेव टाइप का रहेगा। देखो इसमें R1 ये है तो नेगेटिव हो गया और R2 ये है तो पॉजिटिव हो गया, तो इस केस में नेगेटिव है। मतलब ये फैक्टर कॉनकेव वाले केस में, ये फैक्टर कॉनकेव वाले केस में क्या होगा, कॉनकेव वाला केस में ये फैक्टर नेगेटिव होगा, ओके। चलो अब देखो, बेसिकली फोकल लेंथ जो है ये दोनों फैक्टर के मल्टीपल में है। फोकल लेंथ जो है ये दोनों फैक्टर के मल्टीपल में है, ओके। तो अब समझने वाली बात ये है, अब समझने वाली बात ये है कि फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होगा। तो देखो बेटा, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव लिखना है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो। सिंपल से समझो बात, जब दोनों फैक्टर, दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर बोथ आर पॉजिटिव। अब इसमें पॉजिटिव कब आता है, ये चीज़ कॉन्वेक्स के केस में, और ये पॉजिटिव कब आता है, जब लेंस का मीडियम डेंसर हो। मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में, और इसी को इसलिए बोलते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस, और इस केस में दोनों फैक्टर फोकल लेंथ पॉजिटिव होने के लिए फैक्टर 1 एंड 2, फैक्टर 1 एंड 2 दोनों को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2 बोथ शुड बी पॉजिटिव
फोकल लेंथ निगेटिव करना है भैया, निगेटिव करना है। निगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात ये वाला पार्ट को करना है, निगेटिव कर लो या इसका ले लो। तो सबसे बड़ी बात क्या है, एनी वन ऑफ देम शुड बी नेगेटिव, शुड बी नेगेटिव। अब कहोगे सर ये भी नेगेटिव कर दे, ये भी नेगेटिव कर दे, तो देखो बेटा अगर ये नेगेटिव तुम कर देगा तो सबसे पहले किस में चला जाएगा, कॉन्वेक्स में तो रहेगा नहीं, है ना। और ये नेगेटिव करोगे तो कॉन्वेक्स में आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि दोनों मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आना चाहिए। तो एनी वन ऑफ देम शुड बी नेगेटिव, दोनों में से कोई ना कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई ना कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। तो हो जाएगा कॉनकेव लेंस, दैट इज, और कॉनकेव लेंस को एक और नाम से बोलते हैं, किससे, कॉनकेव लेंस को एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। ओके, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आया। तो ये बेसिकली आज का जो क्लास था वो टोटली थ्योरी बेस्ड क्लास था, और दिस क्लास इज टोटली एम्ड टू 12th क्लास। अगली क्लास में मैं न्यूमेरिकल के साथ आऊँगा। मैं सोचा था तो इसी क्लास में मैं कराऊँ, बट वीडियो देख लेता हूँ अपना ऑलमोस्ट 51 मिनट्स का हो गया, तो मैं छोड़ता हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, दिस दैट वन विल ऑल्सो थ्योरी, वो क्वेश्चन के पार्ट में मैं उसे कंसिडर नहीं करता हूँ, क्वेश्चन जैसा आपको लगेगा, बट वो भी थ्योरी के पार्ट में रहना चाहिए। ओके, तो अगले क्लास में कॉन्सेप्ट, थ्योरी प्लस क्वेश्चन, इस तरह का रहेगा। मेरा क्लास ऐसा ही रहता है, लगेगा आपको कि क्वेश्चन सर करवा रहे हैं, बट वो थ्योरी रहता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ आपको फार्मूला मैं ज़्यादा याद करने लिए नहीं देता हूँ। अब इस चीज़ में क्या है, फार्मूला बस एक ही याद करना है कि ये वाला, बस जो भी अभी तक पढ़ाया है उसमें सिर्फ ये चीज़ याद करना है आपको, एंड नथिंग एल्स। ये सब सारी चीज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये खुद ब खुद आपको याद रहेगा कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो कन्वर्जिंग लेंस, नेगेटिव होगा तो डाइवर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ पॉजिटिव तो कन्वर्जिंग, फोकल लेंथ नेगेटिव तो डाइवर्जिंग, ये होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में ही पे स्टॉप करता हूँ। जो भी पूरा वीडियो देखा होगा उसको बहुत अच्छा लगा होगा, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा कि हाँ सर बहुत अच्छे से पढ़ाएं। अगर कुछ ख़राब भी लगा होगा तो कमेंट करके बताएं। जिनको अच्छा लगा होगा वो भी बताएं कि हाँ सर मैंने पूरा वीडियो देखा, मुझे बहुत मज़ा आया, ये चीज़ अच्छा लगा, वो चीज़ अच्छा लगा, या कुछ भी अच्छा नहीं लगा, वो भी लिख कर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका कमेंट बॉक्स हम पढ़ते हैं और मुझे अच्छा लगता है जब अच्छे कमेंट आते हैं। बुरे भी आएंगे तो भी अच्छा लगेगा मेरे को, मुझे इसमें सुधार करना चाहिए। और देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो भाई पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो। मैं इस सिर्फ ये उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ कि जिनको शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो सुबह के 4 बजे में क्लास, 3:30 बजे क्लास स्टार्ट किया था, और अभी का टाइम पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा मेरे को। तो बाय बाय करते हैं। ओके, मुझे अभी सोने दो, बाय।